शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। यूपी के विभिन्न जनपदों में चूंकि सभी को तीनों हस्त पुस्तिकाएं मिल गई हैं, सबको सहज 1, सहज 2, सहज 3 पुस्तिकाएं भी मिल गई हैं। इसके अलावा आधारशिला संदर्शिकाएं भी मिल गई हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते हैं और हर ज़िले में एक परीक्षा कहीं न कहीं प्रतिदिन आयोजित होती रहती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम जनपद मिर्ज़ापुर के सीकर ब्लॉक में हुई परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के आए हैं, उन्हें डिस्कशन करेंगे। और सभी प्रश्न किसी न किसी ज़िले में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं। तो सभी को पता है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 4 भाग हैं। इसके साथ साथ आधारशिला और शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं। ये भी जानकारी हमें याद रखना है और प्रत्येक जिले में भाग से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है। प्रश्न संख्या 2, मानव जीवन में प्रारंभिक शिक्षा का व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन किसका है। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, योगी आदित्यनाथ, रेणुका कुमार या मनीषा त्रिखटिया। तो यहाँ पर सही आंसर है तीसरा वाला, रेणुका कुमार। जो हमें सभी हस्त पुस्तिकाएँ मिली हैं उनमें आप देखेंगे सबके संदेश लिखे हैं, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, कहीं कहीं आता है ये कक्षा 3 से 8 और कहीं आता है कक्षा 4 से 8। तो इस समय कक्षा 4 से 8 हो गया। वैसे जो पहली हमारी पुस्तक है और या जो हमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल मिला है उसमें कक्षा 3 से 8 तक के लिए ये उपयोगी है। तो यहाँ से हम लोग इसे याद कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न था, अधिगम आधारित शिक्षण किस भाग में वर्णित है। तो ये ध्यानाकर्षण के भाग 1 में वर्णित है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऑप्शन दिए, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 8 के आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाते समय ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक एवं तर्कात्मक प्रश्नों का अनुपात बताइए। तो ये मैं बता दूं, कक्षा 3 से लेकर 8 तक सभी में अनुपात यही रहता है। तो ये अनुपात होता है ज्ञानात्मक आपके 20% और सबसे अधिक जो है बोधात्मक प्रश्न जो है 50% होते हैं। दूसरा अनुप्रयोगात्मक प्रश्न ये आपके 20% होते हैं और तर्कात्मक जो प्रश्न है वो आपके 10% होते हैं। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न था, सत्र के आरंभ में ध्यानाकर्षण शिविर में कितने दिनों का शिक्षण कार्य किया जाएगा। परीक्षा कोई भी रही हो, कोई भी जिला रहा हो, ये प्रश्न हर जिले में पूछा गया। तो ये इसका आंसर सभी को आता होगा, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन या फिर 80 दिन। तो इसका सही आंसर है 50 दिन। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियों एवं इन पर आधारित शिक्षण योजनाएं किस भाग में वर्णित हैं। तो इसका सही जवाब है ये वर्णित है भाग 3 में। अगला हमारा प्रश्न था, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह किसने कहा। मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, UGC। तो इसका सही आंसर होगा कोठारी आयोग ने कहा था कि हमारे भारत के भाग्य का जो निर्माण है वो हमारी कक्षाओं में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी जिलों में 1 से 2 बार अवश्य पूछा गया है। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे, 10, 15, 20 या फिर 25। तो सही आंसर है 15 प्रश्न होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव और 5 जो है वो सब्जेक्टिव। अगर आपने आकलन प्रपत्र के पेपर नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कक्षा 3, 4, 5 और 6 के अभी तक बनाए हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो बता दूं इसमें कुल प्रश्न होते हैं 25, 20
ऑब्जेक्टिव 5, सब्जेक्टिव प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? बेहद इंपॉर्टेंट, हर जगह ये प्रश्न पूछा भी गया है। 10, 15, 18 या फिर 21। तो सही जवाब होगा 18। ये 18 ध्यानाकर्षण की जो तकनीकी हैं इनको हमें अपने क्लास में प्रयोग करना है। अगला हमारा प्रश्न है, कमजोर नज़र वाले या कम सुनने वाले एवं कम बोलने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मददगार शिक्षण तकनीकी क्या है? कक्षा प्रबंधन एवं बैठने की व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति या शैक्षिक भ्रमण। तो सबसे सही होगा कक्षा प्रबंधन एवं बैठने की व्यवस्था, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन सभी बच्चों के लिए यही उपयोगी है। तो अगला हमारा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण में शामिल किया गया है। तो ध्यानाकर्षण में आप देखेंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का ही उपयोग किया गया है। तो यहाँ से हम तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही चुन लेंगे। जो पहला दिया गया है वो तो आधारशिला के लिए है, तो यहाँ से हम तीसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होगा? 20%, 40%, 50% या फिर 10%। इसके पहले भी प्रश्न आ चुका था, तो हमने पहले भी बताया था बोधात्मक प्रश्नों का 50% रहता है। तो बोधात्मक के लिए याद रखना है 50%, तो इसलिए ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, यानी 50%। अगला हमारा प्रश्न था, इनमें से कौन एक शिक्षण की तकनीक नहीं है? रोचक प्रस्तावना है, अभ्यास के अवसर देना है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। ये कोई जो शिक्षण तकनीकी नहीं है, तो यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन आप हटा देंगे। ये आरंभिक परीक्षण प्रपत्र जब स्कूल खुलेगा तो हमें बच्चों का असेसमेंट करके उसी के अनुसार क्लासेस चलानी है। अगला प्रश्न था, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? तो ये आपकी दी गई है भाग 4 के परिशिष्ट 5 में। तो भाग 4 यानी आखिरी वाला सही है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीकी क्या है? तो इसमें तकनीकी है संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा का वातावरण, यानी पहले कक्षा को तैयार करना है, तो इसलिए यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण ध्यानाकर्षण के किस भाग के परिशिष्ट में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ये भाग 4 परिशिष्ट 2 में दिया गया। तो यहाँ से हम ऑप्शन पहले वाले को चूज कर लेंगे और ये आप लोग भी इन्हें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न बहुत आसान है, जो कि हमें सबको याद भी रखना है कि वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है लर्निंग गैप, यानी इसको याद रखना है, लर्निंग गैप। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के साप्ताहिक शिक्षण तकनीकियों के प्रयोग की कार्य योजना में पंचम सप्ताह के कक्षा शिक्षण के लिए कौन सी तकनीक चयनित नहीं है? तो प्रत्येक सप्ताह जो है हमारी शैक्षिक तकनीकियाँ निर्धारित हैं, तो जो इसमें 5वें सप्ताह की है वो रोचक प्रस्तावना उसमें सम्मिलित नहीं है, यानी चौथे वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है तथा उसकी समस्या का निराकरण करता है। शिक्षक के आकलन के इस तरीकों को क्या कहते हैं? सभी को पता है, अब सभी अध्यापकों के लिए रचनात्मक आकलन की बात कही जा रही है। अगर कोई इस प्रकार की पद्धति से कार्य कर रहा है तो इसको रचनात्मक आकलन कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर कब चलाया जाता है? सत्र के मध्य में, सत्र के अंत में, सत्र के प्रारंभ में, प्रातःकाल? तो सभी को पता है कि ध्यानाकर्षण शिविर जो है वो सत्र के प्रारंभ में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चे का गणित में प्रेरणा लक्ष्य क्या निर्धारित है? तो कक्षा 5 में भाग के वो 75% प्रश्नों को हल कर ले। तो भाग के साथ साथ वो जोड़ है, घटाना है और गुणा, इन सब क्रियाओं को कर ले, क्योंकि वो पहले की क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ से चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? तो निष्ठा की ट्रेनिंग सभी लोगों ने अभी अभी ख़त्म किया है और अभी कुछ लोग कर भी रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर निष्ठा का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो यानी यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथियों, आज का ये अंतिम प्रश्न है जो कि 25 ही प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे। तो अगला हमारा प्रश्न था कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में दिए गए हैं? तो आप जब पूरा ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे तो उसमें भाग 4 परिशिष्ट 4 में दिया गया है। तो भाग 4 परिशिष्ट 4 यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आ रहे हों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7651848251। इस पर आप ज्वाइन लिख के भेज दें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे, जिससे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। चूँकि अब हम लोग किताबें नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।